हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एलिक्सर एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग लेक्चर नंबर 2। इस वीडियो का सब्जेक्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, यानी कि लर्निंग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इसकी चर्चा हमें करनी है। डिस्क्राइब इन डिटेल द फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। तो पहले लर्निंग को जान लेते हैं। लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स that can significantly impact an individual's ability to acquire and retain new knowledge, skills और information। यानी कि लर्निंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि बहुत सारे फैक्टर से प्रभावित होता है। यानी लर्निंग को अफेक्ट करने वाले ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और लर्निंग किसी व्यक्ति की जो योग्यता है नॉलेज को एक्वायर करने की, यानी नॉलेज को ग्रहण करने की जो क्षमता है, वो भी लर्निंग है। कोई नई स्किल्स या नई इन्फॉर्मेशन को सीखने का जो प्रोसेस है वो भी लर्निंग ही है। दीज फैक्टर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, ईच प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस। यानी कि लर्निंग को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, यानी सीखने की जो प्रक्रिया है हमारी, उसको प्रभावित करने वाले दो तरह के फैक्टर्स हैं। एक तो हमारा इंटरनल है और दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर्स। यानी कि एक हमारे मन में ही, हमारे बॉडी के अंदर ही जो फैक्टर्स हैं, हमारे अंदर जो पनप रहे हैं कुछ फैक्टर्स जिससे कि हमारी लर्निंग पर असर पड़ता है, एक तो वैसे फैक्टर्स हैं। दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि बाहरी हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसका कि असर पड़ता है लर्निंग पर। अब हम डिटेल में देखते हैं। हियर वी विल डिस्क्राइब इन डिटेल द फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन लर्निंग को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। तो सबसे पहले इंटरनल फैक्टर्स की बात करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स में सबसे पहला है मोटिवेशन। मोटिवेशन एक इंटरनल फैक्टर है जो कि हमारी लर्निंग को अफेक्ट करता है। कैसे, चलिए जानते हैं। मोटिवेशन रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स डिजायर, एंथुजियाज्म एंड ड्राइव टू इंगेज इन द लर्निंग प्रोसेस। यानी कि मोटिवेशन एक जुनून है, एक बहुत ही उत्साहित एक इच्छा शक्ति है जो हमें किसी भी चीज़ को सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है। यानी कि हमारे अंदर किसी चीज़ को सीखने का जुनून जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा हम उस चीज़ को आसानी से सीखेंगे। अब ये जो मोटिवेशन है ये भी दो टाइप का है। मोटिवेशन कैन बी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब पर्सनल इंटरेस्ट और इन्जॉयमेंट, यानी कि वो ऐसा मोटिवेशन, ऐसा जुनून जो कि हमें अच्छा लगता है। आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में है वैसा चीज़ अगर आपको सीखने को मौका मिल जाए उसी चीज़ से रिलेटेड, तो आपको मज़ा आएगा क्योंकि आप ऑलरेडी उस चीज़ को एंजॉय करते हो, आपका इंटरेस्ट है उसमें। या फिर मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक हो सकता है, एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स और कॉन्सिक्वेंसेस। यानी कि आपके सामने कोई लक्ष्य है, आपने कोई रिवॉर्ड रखा कि आप इस चीज़ को सीखेंगे तो आपको ये इनाम मिलेगा, ऐसा कुछ। तो ये चीज़ भी मोटिवेट करती है किसी व्यक्ति को कोई चीज़ सीखने के लिए। तो हमने देखा मोटिवेशन जो है वो इंटरनल फैक्टर है जिससे हमारी लर्निंग प्रभावित होती है। यानी कि अगर हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक, तो वो हमारी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है और हम ऑटोमेटिक उस चीज़ को ज़्यादा सीखते हैं क्योंकि उस चीज़ में इंटरेस्ट है हमारा। और अगर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, यानी कि कोई लक्ष्य है जिसे पाने के बाद हमारा कोई बड़ा सपना पूरा होगा, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रख करके हम कोई किसी चीज़ को ज़्यादा अच्छे से सीखने का प्रयास करते हैं। ओवरऑल मोटिवेशन चाहे इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक हो, हमारी लर्निंग को अफेक्ट करता है, हमारी लर्निंग को और बेहतर बना देता है। तो मोटिवेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन फोकसिंग अटेंशन, sustaining effort and preserving through challenges, thereby enhancing learning outcomes। यानी मोटिवेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है क्योंकि मोटिवेटेड जब हम रहते हैं तो हमारा ध्यान बहुत ही ज़्यादा एकाग्र रहता है, हम सब फोकस्ड होते हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए। हमारा प्रयास भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, हम सब अथक प्रयास करते हैं क्योंकि मोटिवेटेड होते हैं, जुनून होता है कि इस काम को करना ही है। और साथ ही साथ मोटिवेशन हमें चैलेंजेस से भी लड़ने का मुकाबला देता है। नहीं, जब चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं तो हम अपने राह को बदल नहीं देते। मोटिवेटेड हैं तो कोई बात नहीं, जो भी मुसीबतें आएंगी आने दो, हमें जो करना है, जो सीखना है वो तो हम सीख के रहेंगे, वो करके रहेंगे। ये होता है मोटिवेशन का जुनून। और इस तरह से लर्निंग का जो आउटकम है वो बहुत ही इन्हांस होता है। यानी हमारे लर्निंग का जो परिणाम है, हम जो सीखना चाहते हैं वो बहुत ही बेहतर ढंग से हम सीख पाते हैं। तो मोटिवेशन एक बहुत ही पावरफुल फैक्टर है
लर्निंग के लिए। तो यानी मोटिवेट करना चाहिए किसी व्यक्ति को। अगर आप कुछ सिखाना चाहते हो तो उसे मोटिवेट करने का प्रयास करिए। एक तो इंटरनल मोटिवेशन उसका खुद का होगा और एक्सटर्नल मोटिवेशन हमें बनाने की ज़रूरत होती है बच्चों को कुछ सिखाने के लिए। दूसरा, प्रायर नॉलेज। प्रायर नॉलेज भी इंटरनल फैक्टर, यानी पहले से क्या नॉलेज आपके पास है उसका असर पड़ता है लर्निंग पर। यानी जितना अच्छा आप पहले से कोई चीज़ को जान रहे हो आप उतनी आसानी से नेक्स्ट उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। तो चलिए देखते हैं। द एग्जिस्टिंग नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस एंड इंडिविजुअल पॉजेसेस फ्रॉम द फाउंडेशन अपॉन विच न्यू लर्निंग इज बिल्ट। यानी कि एग्जिस्टिंग नॉलेज और स्किल्स जो पहले से हमारे पास हैं, जो एक्सपीरियंस हम पहले से जान रहे हैं, उसी चीज़ को आधार बना करके उस पर नई लर्निंग होती है। प्रायर नॉलेज सर्व्स एज अ स्कीमा और मेंटल फ्रेमवर्क दैट एड्स इन अंडरस्टैंडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन एंड मेकिंग कनेक्शंस। तो प्रायर पहले से हमारे पास जो नॉलेज होती है वो असल में हमारा मेंटल फ्रेमवर्क है जो मदद करता है नई इन्फॉर्मेशन को पहचानने में, नई इन्फॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज करने में और कनेक्शन सेटअप करने में। द मोर रेलिवेंट एंड एक्सटेंसिव once prior knowledge is, the easier it becomes to grasp and retain new concept। यानी कि आपके पास पहले से जितना ज़्यादा नॉलेज है, जितना एक्सटेंसिव आपका नॉलेज है, जितना रेलेवेंट नॉलेज है, जिस चीज़ को आप सीखना चाह रहे हो उससे संबंधित अगर आपके पास पहले से कोई जानकारी है तो उस नई जानकारी को सीख पाना और ज़्यादा आसान हो जाता है। थर्ड है कॉग्निटिव एबिलिटीज़। तो ये भी इंटरनल फैक्टर ही है लर्निंग को अफेक्ट करने वाला। तो कॉग्निटिव एबिलिटी यानी बुद्धिक क्षमता। इंडिविजुअल कॉग्निटिव एबिलिटीज सच एज मेमोरी, अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड प्रोसीडिंग स्पीड इन्फ्लुएंस लर्निंग। यानी कि हर एक व्यक्ति की जो ये काबिलियत होती है, उसकी स्मरण शक्ति, याद करने की क्षमता, ध्यान देने की क्षमता, अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता, रीजनिंग, तर्क करने की क्षमता, बातचीत करने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता, और प्रोसेसिंग स्पीड, किसी भी चीज़ को कितना तेज़ी से समझ सकते हैं, कितना तेज़ी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हर आदमी का एक जैसा नहीं होता। ये हर आदमी की सारी स्किल्स जो है ये अलग अलग स्पीड से काम करती है, ये सारी चीज़, और इसका असर पड़ता है लर्निंग पर। These abilities determine how effectively one can encode, store, and retrieve information, as well as how well they can think critically and solve problems। यानी कि हर एक व्यक्ति की जो मेमोरी है, ध्यान देने की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी और उसकी प्रोसेसिंग स्पीड, रीजनिंग, ये सब कुछ एक जैसी तो होती नहीं है, और इसका बहुत गहरा असर पड़ता है कि कोई व्यक्ति किसी इन्फॉर्मेशन को कितना जल्दी याद कर सकता है, कितनी जल्दी याद की हुई चीज़ों को रिकॉल कर सकता है, यानी वो दोबारा याद कर सकता है, ठीक, जब चाहें तब याद की हुई चीज़ों को वापस हम सब अपने माइंड में ला सकते हैं, ठीक, और कितना बेहतर से हम किसी चीज़ को सोच सकते हैं, कितना क्रिटिकली सोच करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ये हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है। Variances in cognitive abilities among learners can impact the pace and efficiency of learning। और इसमें अंतर, यानी इन सारी स्किल्स जो हर व्यक्ति में अलग अलग टाइप की होती है, इसमें अंतर की वजह से अलग अलग लर्नर्स, अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग स्पीड से सीखते हैं, और उनकी सीखने की जो एफिशिएंसी है, जो क्वालिटी, कितना अच्छे वो सीख पाते हैं, इसमें भी अंतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट फैक्टर है लर्निंग स्टाइल्स। ये भी इंटरनल फैक्टर ही है। पीपल हैव डिफरेंट प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल्स इंक्लूडिंग विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। यानी कि हर एक व्यक्ति की सीखने की अलग अलग अंदाज होता है, अलग अलग स्टाइल ही है। किसी को देख करके जल्दी याद होता है, विजुअल लर्निंग थ्रू साइट, मतलब नज़रों से देख करके किसी चीज़ को हम सब याद कर लेते हैं। किसी को सुन करके ज़्यादा अच्छे से याद होता है, बस आंख बंद करके किसी चीज़ को ध्यान से सुना तो उसे वो ऐसे समझ में आ जाता है, लर्न कर लेता है। या कोई करके, खेल कूद करके, ठीक है, उसको काइनेस्थेटिक कहते हैं। तो ये अलग अलग तरह के बच्चों में अलग अलग टाइप की काबिलियत होती है, तो जिनको जैसे समझ में आता है वो वैसे लर्न करते हैं, ठीक। टेलरिंग द लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू मैच एन इंडिविजुअल्स लर्निंग स्टाइल कैन इन्हांस कॉम्प्रीहेंशन एंड रिटेंशन। यानी कि पहले पता करना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति का लर्निंग स्टाइल क्या है, और उसके अनुसार अगर उसको सिखाया जाए तो वो ज़्यादा अच्छे से समझेगा, ज़्यादा अच्छे से किसी भी चीज़ को सीखेगा। हाउएवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट लर्नर्स ऑफन बेनिफिट फ्रॉम एक्सपोजर टू मल्टीपल लर्निंग मोडेलिटीज़। यानी कि एक बात तो ध्यान देने वाली है कि लर्नर्स को, यानी सीखने वाले जो बच्चे हैं, उनको अगर एक से ज़्यादा टाइप की चीज़ों को सिखाने का प्रयास किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उनको सीखने के लिए दिया जाए, तो वो बेटर लर्न करते हैं। फिर है मेटाकॉग्निशन।
Metacognition refers to one's awareness and understanding of their own thinking processes and the ability to regulate and control their learning. मेटाकॉग्निशन एक बहुत ही पावरफुल क्षमता है हर व्यक्ति में, यानी कि अपने माइंड को कंट्रोल कर पाने की कैपेसिटी। आप क्या सीखना चाहते हो और क्या नहीं सीखना चाहते हो, इस पर खुद का कंट्रोल, ठीक, यानी अपने आप में जागरूक रहना। और ये भी कि हमारी सोच कैसे काम करती है, हमारी ये क्षमता कि हम किस चीज़ को सीखें और कितना नहीं सीखें। अपने मन पर अगर कंट्रोल आ गया, अपने माइंड पर कंट्रोल करने अगर सीख गए, यही मेटाकॉग्निशन है। Individuals who possesses effective metacognitive skills can set goals, plan strategies, मॉनिटर प्रोग्रेस एंड इवेलुएट देयर लर्निंग आउटकम्स। यानी कि वो व्यक्ति, ऐसे लोग जो कि मेटाकॉग्निटिव स्किल्स जिनकी बहुत हाई होती है, वो खुद से ही अपना लक्ष्य भी सेट करते हैं, कितने दिन में उनको क्या कर लेना है, ठीक, और उस लक्ष्य को प्लान करके स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि कैसे इसको रियलिटी में करना है, और फिर मॉनिटर करते हैं अपने प्रोग्रेस को, ये भी कि कितना हमने प्लान कर रखा था और उस हिसाब से कितना काम हो रहा है, ठीक, और अपने आप को इवेलुएट भी करते हैं कि हमने जो ये सीखा उसका परिणाम क्या हुआ, रियल में प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मेटाकॉग्निशन अलाउज लर्नर्स टू बी सेल्फ डायरेक्टेड एंड रिफ्लेक्टिव, फैसिलिटेटिंग डीपर एंड मोर मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। यानी कि मेटाकॉग्निशन अगर लर्नर की एक्टिव है तो वो ज़्यादा सेल्फ डायरेक्टेड होता है, खुद से ही अपना प्लान बनाता है कि क्या करना है, क्या लक्ष्य खुद से ही बनाता है और खुद से ही उसको अचीव करने का प्रयास करना शुरू करता है इफेक्टिवली इन अ प्लानिंग वे, ठीक। तो ये बहुत ही मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस है। मेटाकॉग्निशन तो आपको अपना बढ़ाने का प्रयास करना ही चाहिए, हर व्यक्ति को अपना मेटाकॉग्निशन बनाने का प्रयास करना चाहिए। सही मायने में तभी प्लान करके हम सब अपने अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी थोड़ा देख लेते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ देखा कि लर्निंग को अफेक्ट करने वाले इंटरनल फैक्टर्स को हमने देखा। अब देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बाहरी चीज़ है। तो पहले तो लर्निंग इन्वायरमेंट भाई, द फिजिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच लर्निंग टेक्स प्लेस ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस द लर्निंग प्रोसेस। ये बहुत सही बात आपने सुना भी होगा, माहौल का बहुत फ़र्क पड़ता है सीखने में। तो वही बात है, फिजिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट, जैसा माहौल रहेगा वैसी आपकी लर्निंग प्रोसेस होगी। अ पॉजिटिव एंड सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट दैट ऑफर्स रिसोर्सेज, मटेरियल्स एंड अप्रोप्रिएट चैलेंजेस कैन इन्हांस इंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। यानी कि एक पॉजिटिव और सपोर्टिव माहौल अगर मिले जिससे कि आपको सीखने में सुविधा हो, जो चीज़ आप सीख रहे हो उससे संबंधित आपके सामने रिसोर्सेस होने चाहिए, स्टडी मटेरियल्स होने चाहिए, और आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे चैलेंजिंग क्वेश्चंस होने चाहिए। तो इस माहौल में आप इंगेज रहोगे और मोटिवेटेड रहोगे चीज़ों को सीखने के लिए। फैक्टर्स सच एज लाइटिंग, नॉइज लेवल, सीटिंग अरेंजमेंट्स एंड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी कैन इम्पैक्ट कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस। यानी कि ऐसे फैक्टर्स जैसे कि लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, नॉइज लेवल कम होना चाहिए, ठीक, यानी हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए जहाँ आप कोई चीज़ सीख रहे हो। सीटिंग अरेंजमेंट्स, आप कहाँ बैठ करके, कैसे बैठ करके सीख रहे हो, और आप कितनी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, इन सब चीज़ों पर, इन सब चीज़ों का आपकी कंसंट्रेशन, आपकी फोकस पर असर होता है, ठीक। यानी लर्निंग आपकी हैम्पर होती है, अफेक्ट होती है इन सब वजह से, लर्निंग इन्वायरमेंट की वजह से। तो इन्वायरमेंट अगर बेहतर बनाएं तो लर्निंग ऑटोमेटिक थोड़ी अच्छी हो सकती है। दूसरा है टीचिंग मेथड्स। तो इन्वायरमेंट अच्छे होने के साथ साथ टीचिंग मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। द इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेज, स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स एम्प्लॉयड बाय एजुकेटर्स सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द लर्निंग एक्सपीरियंस। यानी कि एजुकेटर्स, टीचर्स किस तरह से, किस मेथड का यूज़ करके वो सिखा रहे हैं, इसका बहुत गहरा असर पड़ता है सीखने पर। इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स इन्वॉल्व creating clear learning objectives, providing explanations, offering opportunities for active participation and practice, provoking feedback, and employing various instructional modalities to accommodate diverse learning styles। यानी कि जो इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड्स होते हैं, प्रभावशाली जो टीचिंग मेथड है, वो कोई हमेशा एक जैसा ही तरीका नहीं अपनाते, ठीक। उनका तरीका बहुत ही डाइवर्स होता है,
क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं कि आखिर सीखना क्या, स्टूडेंट्स को क्या सिखाना है, ये एजुकेटर को क्लियर कट पता होता है। वो प्लान बना करके उस हिसाब से काम करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं जो चीज़ वो सिखाना चाहते हैं उसे डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को समझ में आए। स्टूडेंट्स को वो पूरा अवसर देते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि स्टूडेंट खुद से उस पर प्रैक्टिस करे, जहाँ तक हो सके क्वेश्चन पूछे, ठीक, और बातचीत करे, उस मुद्दे पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करे, ठीक। फिर फीडबैक प्रोवाइडिंग, उनकी टेस्ट भी ली जाती है ताकि पता चले कौन बच्चा कितना उस चीज़ को सीखा, ठीक। और बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शनल मोडेलिटीज़ का यूज़ किया जाता है जिससे कि लर्निंग स्टाइल और डाइवर्स हो सके, यानी कि वैरायटी टाइप्स ऑफ टीचिंग, कोई एक मेथड का यूज़ नहीं करके लेक्चर मेथड, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, स्क्रीन पर स्मार्ट क्लास में दिखा करके, तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कि बच्चों को सिखाया जा सकता है अलग अलग तरह से। तो इसका भी असर पड़ता है लर्निंग पर। नेक्स्ट है रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स। द अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज सच एज टेक्स्ट बुक्स, डिजिटल टूल्स, libraries, laboratories and multimedia materials can impact the learning process। ये बात भी सही है कि लर्निंग जो मटेरियल्स है, जो रिसोर्सेस, आप जिस चीज़ को सीखना चाह रहे हो उसको सीखने से रिलेटेड आपके पास क्या मटेरियल्स है, टेक्स्ट बुक्स की क्वालिटी क्या है, उसमें कैसा कंटेंट दिया हुआ है, डिजिटल टूल्स आपके पास क्या क्या है, लाइब्रेरीज कितनी रिच है, लेबोरेटरीज में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, मल्टीमीडिया मटेरियल्स से सीख रहे हो या नहीं। तो इन सब चीज़ों का यूज़ लर्निंग प्रोसेस को बहुत ही इम्पैक्ट करता है। Access to up-to-date and relevant resources can enhance comprehension, provide additional examples and facilitate independent learning। यानी कि अप टू डेट और रेलिवेंट रिसोर्सेज, तो पहली बात आउटडेटेड मटेरियल्स नहीं पढ़ना है, अप टू डेट जो है, और साथ ही रेलिवेंट जो आप सीखना चाह रहे हो उससे संबंधित मटेरियल सीखना है, तब जाकर के आपकी समझ और बढ़ेगी और आप उस सेक्टर में और बेहतर कर पाओगे और आपकी इंडिपेंडेंट लर्निंग भी बेहतर होती चली जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर है सोशल इंटरेक्शंस। कोलैबोरेशंस एंड सोशल इंटरेक्शंस विथ पीयर्स, टीचर्स एंड एक्सपर्ट्स कैन पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस लर्निंग आउटकम्स। यानी कि कितना आप सीखने के बाद प्रयास करते हो, आपस में मिल करके कितना उस पर डिस्कशन करते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ, या उस जिस चीज़ पर आप बात कर रहे हो उसके किसी एक्सपर्ट के साथ आप जितना बात करते हो उतनी आपकी लर्निंग आउटकम्स बेहतर होती है। इंगेजिंग इन डिस्कशंस, group work, debates and problem solving activities allows learners to exchange ideas, gain different perspectives and deepen their understanding through social construction of knowledge। यानी कि डिस्कशन करके, ग्रुप वर्क करके, डिबेट करके और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ में भाग ले करके अपनी लर्निंग को आप और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, अपने आइडियाज़ को दूसरों के साथ शेयर करके अलग अलग पर्सपेक्टिव से एक ही चीज़ को आप देख सकते हो। यानी कि किसी एक चीज़ पर अगर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, किसी एक मुद्दे पर अलग अलग जो भी जानकार लोग हैं, तो सबका पर्सपेक्टिव एक नहीं होता है। तो तरह तरह के मल्टीपल पर्सपेक्टिव से आप किसी चीज़ को समझोगे, ज़्यादा गहराई से उस चीज़ को समझोगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी और इससे क्या होता है कि नॉलेज का कंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छा होता है विथ सोशल इन्फ्लुएंस, सोशल इंटरेक्शंस। तो इन्हीं सोशल इंटरेक्शंस का बहुत अच्छा असर पड़ता है लर्निंग पर। नेक्स्ट है कल्चर एंड डाइवर्सिटी। Cultural backgrounds, beliefs, values, and experiences of learners can influence their learning styles, preferences and expectations। यानी कि कल्चरल बैकग्राउंड, अलग अलग कल्चर के लोग एक ही चीज़ को अलग अलग तरह से सॉल्व करते हैं। उनकी बिलीव्स, उनकी वैल्यूज़ जो है, उनके जो एक्सपीरियंस है लर्निंग, वो सब कुछ सब डिफरेंट होता है, उनकी लर्निंग स्टाइल्स भी डिफरेंट होती है, ठीक। रिकॉग्नाइजिंग एंड वैल्यूइंग डाइवर्सिटी एंड इनकॉर्पोरेटिंग कल्चरली रिस्पॉन्सिव teaching practices fosters an inclusive learning environment and facilitates learning for all students। यानी कि अलग अलग जो कल्चर है उन सब में जो डाइवर्सिटी है, ठीक, उनकी जो टीचिंग प्रैक्टिसेस है अलग अलग कल्चर की, उन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो एक इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट बनाया जा सकता है और एक ही चीज़ को सॉल्व करने का बहुत तरीका लोगों को पता चल सकता है इस तरह से। और इससे स्टूडेंट्स की जो लर्निंग कैपेसिटी है उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, ठीक। वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स पता चलते हैं। फिर है फीडबैक एंड असेसमेंट। टाइमली एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड्स लर्नर्स विथ इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्रोग्रेस, स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। यानी कि टाइमली अगर
फीडबैक दिया जाए। कैसे? तो टेस्ट लेकर के, जो आप स्टूडेंट को आपने जो सिखाया, अगर बीच बीच में उससे रिलेटेड अगर उसकी टेस्ट करी जाए तो पता चलता है कि स्टूडेंट्स कितना प्रोग्रेस कर पाए हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, कौन सा एरिया में वो वीक हैं और कहाँ उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वेल डिज़ाइंड असेसमेंट्स एंड इवेल्युएशंस help measure learning outcomes, identify gaps in knowledge, and guide instructional adjustments to meet individual learner needs। यानी कि अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ असेसमेंट पेपर और अच्छे से इवैल्यूएशन अगर उसका किया जाए तो पता चल पाता है कि सच में कितनी लर्निंग हुई है और कहाँ गैप रह गई है, कहाँ और मेहनत करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ों का पता चलता है और इस हिसाब से हम सब अपने पढ़ाने के जो इंस्ट्रक्शन का जो तरीका है उसको एडजस्ट करके और बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। These factors interact and intertwine, shaping the learning experience in unique ways for each individual। तो ये सारे फैक्टर्स हमने देखा, जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर, ये सारे फैक्टर इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से। अकेले अकेले कोई फैक्टर नहीं है, सबका असर पड़ता है लर्निंग के प्रोसेस पर। एक recognizing and addressing these factors can promote effective learning strategies and optimize learning outcomes for learners of all ages and backgrounds। यानी कि इन सारे फैक्टर्स को समझ करके, इनसे जो भी चैलेंजेस हैं इनसे जुड़े हुए, उन सब को इफ़ेक्टिवली अगर हम सब स्ट्रेटजी बना करके अगर सही करें तो लर्निंग को और बेहतर बना सकते हैं हर उम्र के, हर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए।